नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। इस हफ्ते के वीकली क्वेश्चन आंसर सेशन को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। सबसे पहला क्वेश्चन है स्टॉक रिकमेंडेशन फॉर अ फ्रेश पोर्टफोलियो राइट नाउ। तो कल ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया है बेस्ट स्टॉक्स टू बाय नाउ, उसे आप रेफर कर सकते हैं। हालांकि एक राय मैं आपको देना चाहूंगा, फिलहाल बहुत ही एग्रेसिव होकर आपको बाइंग नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा कैश होना जरूरी है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी काफी ऊपर निकल चुका है, अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो फिलहाल थोड़ा सा वेट करेंगे तो उसमें कोई बुराई मुझे दिखाई नहीं दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, थैंक यू फॉर योर गाइडेंस एज यू ऑलवेज टेल मार्केट इज रोलर कोस्टर। एज ऑफ नाउ टुक अराउंड अ मंथ टू गेट दिस हाई एंड नाउ इट्स शोइंग इन कमिंग फ्यूचर इट विल फॉल इन अ मंथ एंड ऑल्सो इलेक्शंस आर देयर इन अ मंथ। व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस? तो ऑफकोर्स यहाँ पर बहुत ही वॉलिडिटी हमें देखने को मिलने वाली है। यूएस के इलेक्शंस का इंतजार इंडिया से ज्यादा यूएस के मार्केट्स कर रहे हैं, और जैसे कि आपको पता है यूएस के मार्केट जैसा परफॉर्म करते हैं वैसा ही परफॉर्मेंस यहाँ पर ग्लोबली मार्केट्स में भी हमें देखने को मिल जाता है। तो फिलहाल काफी वॉलेटाइल सिचुएशन है, इसीलिए एक्सट्रीमली स्टॉक स्पेसिफिक होकर काम करने की हमें जरूरत है। आपके अनुमान से आईटीसी कितना तक गिर सकता है मार्च 2021 तक? अगर आईटीसी की बात करें तो देखिए कंपनी अच्छी है। अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है, 10 साल 15 साल 20 साल, तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। रिलायंस की बात करूं मैं तो रिलायंस में देखिए, जब पहले सिचुएशन थी जब वो ऑयल में पेट्रोकेमिकल में ज़्यादा जोर देता था, तब ज़्यादा ग्रोथ उसमें देखने को मिली ही नहीं थी। अब ठीक है 10-50% 6 साल में ज़्यादा रिटर्न्स नहीं होते हैं, लेकिन उसके बाद जियो आया 2017 के आसपास 2016 के आसपास, उसके बाद भारी तेज़ी देखने को मिल रही है। और अभी भी फिर जो तेज़ी देखने को मिली है 2000 के ऊपर वो ट्रेड कर रहा है, उसमें ऑयल का बिल्कुल भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। तेज़ी सिर्फ और सिर्फ जियो का स्टेक सेल और रिलायंस रिटेल के स्टेक सेल की वजह से आ रही है। तो ये दो जो एमर्जिंग सेक्टर्स हैं उनके, वहां पर उन्होंने ज़्यादा फोकस किया, इसीलिए रिलायंस ऊपर गया है। और आईटीसी में भी ऐसा ही हो रहा है, सिगरेट से शिफ्ट होकर वो एफएमसीजी से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। एग्री बिजनेस में काफी अच्छा कामकाज है, तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म का विजन है, तो आईटीसी बहुत ही अच्छा शेयर है जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्या एयरटेल का नेक्स्ट बुल रन शुरू हो गया है? तो मेरा मानना है एयरटेल में काफी सालों से बुल रन देखने को मिला ही नहीं है। बुल रन का मतलब है कि कंटिन्यूसली सालों के साल ये ऊपर ही जाता जाए। निफ्टी में जैसा अभी फिलहाल बुल रन देखने को मिल रहा है, वो कंटिन्यूसली सालों के साल हमें ऊपर जाता हुआ नजर आता है। हमें अगर बात करें एचयूएल की, तो वहां पर हमें बुल रन देखने को मिल रहा है, लेकिन एयरटेल पिछले 10-12 सालों से एक ही रेंज में है, 250-300 से करके 600 के आसपास की रेंज हो चुकी है। तो इसे हम बुल रन नहीं करेंगे, ये एक हमें पोजिशनल ट्रेडिंग करनी चाहिए। नीचे खरीदिए ऊपर बेच दीजिए, फिलहाल उतना ही करना चाहिए जब तक कोई क्लियर सिचुएशन एमर्ज होकर नहीं आती है। नेक्स्ट है सर, दीपक नाइटेड, आरती इंडस्ट्री, विनाती ऑर्गेनिक्स में से आपकी चॉइस क्या होगी? तो तीनों ही एक्चुअली अच्छे शेयर हैं। अगर बेस्ट स्टॉक के बारे में बात करें तो देखिए दीपक नाइटेड के ग्रोथ के जो हमें चांसेस हैं, ग्रोथ हमें जो यहाँ पर करना चाहती है कंपनी, वो काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। इसका जो वैल्यूएशन है कंपेरेटिवली हमें फिर भी फेयरली वैल्यूड है, ज्यादा तो ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड भी नहीं करेंगे, लेकिन फेयरली वैल्यूड हमें दिखाई देता है। एंड इफ देयर इज अ बेटर स्टॉक देन अबव 3, प्लीज एडवाइस दैट ऑल्सो। तो यहाँ पर अगर केमिकल सेक्टर में बेस्ट स्टॉक की बात करें तो वो ऑफकोर्स पीडिलाइट इंडस्ट्री रहने वाला है। ब्लू चिप स्टॉक है, वहां पर आपको निवेश करना चाहिए। आई हैव ऑलरेडी लार्ज कैप एंड मीडियम कैप शेयर्स इन माय पोर्टफोलियो। नाउ आई वांट टू ऐड स्मॉल कैप शेयर्स आल्सो। आई एम थिंकिंग ऑफ जीएमएम फॉलोअर एंड एम्बर एंटरप्राइजेस। तो देखिए एम्बर एंटरप्राइजेस तो फिलहाल अपने ऑल टाइम हाईस के आसपास चल रहा है, और मैंने आपको बता दिया है कि फिलहाल मैं पर्सनली कोई भी ऐसा स्टॉक खरीदना नहीं चाहूंगा जो कि अपने ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है, और स्पेशली स्मॉल कैप में तो नहीं, लेकिन जीएमएम फोल्डर फिलहाल मुझे लगता है अच्छे प्राइस पर चल रहा है। 3,500 में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बुरी वो चॉइस नहीं रहेगी। तो यहाँ पर आप जीएमएम फोल्डर में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू अप्रिशिएट योर एफर्ट्स टुवर्ड नॉलेज एंड एनलाइटमेंट ऑफ बिगनर। थैंक यू सर। आई वांट टू बिल्ड 2 लाख पोर्टफोलियो मिनिमम 10 to 15 ईयर्स। ऑफकोर्स वेरी गुड, आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बाय वॉचिंग योर वीडियोज एंड डूइंग सम स्टडीड आई लैंडेड ऑन बिलो स्टॉक्स। काइंडली सजेस्ट एनी चांसेस एनी दिस विल बी हेल्प मेनी न्यू पीपल। रिलायंस, आईटीसी, इन्फोसिस, मदरसन सुमी, पीडिलाइट इंडस्ट्री, विप्रो, रिलैक्सो। ऑफकोर्स आपने अच्छे स्टॉक्स यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं। मेरा मानना है 2 लाख का पोर्टफोलियो है तो 7-8 स्टॉक रखेंगे तो बेहतर रहेगा, आप ज़्यादा फोकस इन पर कर पाएंगे। आप एक सेक्टर एफएमसीजी को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। आईटीसी प्योर एफएमसीजी नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक प्योर एफएमसीजी कंपनी जैसे कि एचयूएल है, ब्रिटानिया है, नेस्ले है, इनमें से किसी एक शेयर को आप ऐड करने के बारे में सोच सकते हैं, और वहाँ पर बाइंग डिप्स किया जा सकता है। रिलायंस ऑफकोर्स अच्छी कंपनी है, आईटीसी भी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, इन्फोसिस ऑफकोर्स अच्छी कंपनी है, मदरसन सुमी भी काफी अच्छा स्टॉक है, पीडिलाइट इंडस्ट्री भी काफी अच्छा स्टॉक है, विप्रो भी काफी अच्छा है, रिलैक्सो भी काफी अच्छा स्टॉक है। अपने सेक्टर के काफी अच्छे स्टॉक्स आपने सिलेक्ट किए हैं। यहाँ पर आप विप्रो या इन्फोसिस दोनों में से किसी एक शेयर को सिलेक्ट कर सकते हैं और वहाँ पर भी बाइंग के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि आपका कैपिटल 2 लाख का है, तो फिलहाल इतने ज़्यादा स्टॉक्स की जरूरत मुझे दिखाई नहीं देती है। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारी आइडियल पोर्टफोलियो की सीरीज भी देख सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। Next, hello sir, my name is Ranesh. Today I reviewed my portfolio. Thank you so much for reviewing my portfolio and you cleared all my doubts. Wish you a very happy Dasera and to
हैप्पी दशहरा टू यू एंड योर फैमिली। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपको हमारी सर्विस अच्छी लगी। उससे अच्छी बात हमारे लिए क्या हो सकती है। और अगर आप अपना पोर्टफोलियो में से रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव 60,000 टू इन्वेस्ट एंड 30,000 इज ऑलरेडी इन्वेस्टेड, प्लीज सजेस्ट हाउ मेनी कंपनीज शुड बी देयर इन पोर्टफोलियो। तो आइडियल पोर्टफोलियो की सीरीज देख लीजिए, आपको आइडिया आ जाएगा। सो दैट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट शुड नॉट बी एवरेज एंड आई गेट मैक्सिमम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो मेरा मानना है अगर आपका कैपिटल 1 लाख से कम का है तो 3 4 5 स्टॉक्स बहुत हो जाएंगे, उससे ज़्यादा स्टॉक्स की आपको जरूरत मुझे दिखाई नहीं देती है। इज इट गुड टाइम टू बाय रिलायंस इंडस्ट्री। तो फिलहाल मैंने आपको बता दिया, फिलहाल मैं ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड करने वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। जब खरीदने का समय था तब खरीदा भी था और रेकमेंड भी किया था, तो फिलहाल मैं बाय करना कम पसंद करूंगा, क्योंकि यहाँ पर जो सिचुएशन इमर्ज हो रही है, अमेजॉन जो हमें फिलहाल रिलायंस और फ्यूचर डील के बीच में आता हुआ नजर आता है, उसमें क्या हमें आगे क्या डिसीजन रहेगा वो भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इसलिए थोड़ा सा मैं यहाँ पर साइडलाइंस में हूँ, थोड़ा सा वेट करना पसंद करूंगा। मुथूट फाइनेंस और आईजीएल के बारे में बात करें तो आईजीएल तो बाय कर सकते हैं, उसे मैंने कल के वीडियो में कवर भी किया है। मुथूट फाइनेंस के बारे में बात करें तो 1000 रुपये का लेवल सजेस्ट किया था, उसके बाद ये 1250 के आसपास भी किया था। फिलहाल थोड़ा सा वेट करना चाहिए, 1000 रुपये से 1050 के आसपास आता है तो वहां पर आप बाइंग कर सकते हैं। इज देयर एनी पॉसिबिलिटी दैट गवर्नमेंट may allow IRCTC like ticket booking system to private companies just like in insurance sector LIC had monopoly before allowing other companies because government has already allowed private companies to run trade। of course हो सकता है, देखिए मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये मेरा मोटो है। यहाँ पर हमेशा तैयार रहना चाहिए, कोई भी न्यूज़ आती है, कोई भी डिसीजन आता है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं गवर्नमेंट अगर सपोज कर देती है प्राइवेटाइजेशन तो वहाँ पर हम मना तो नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमेशा तैयारी हमें रखनी चाहिए। नेक्स्ट है, हेलो सर प्लीज टेक माय क्वेश्चन, बेस्ट शेयर बताइए जो कि अच्छा बोनस और स्प्लिट देता है। मैं एक स्टूडेंट हूँ, 15-20 ईयर्स होल्ड कर सकता हूँ, चाहे रिटर्न कम मिले लेकिन अच्छा बोनस मिले। अच्छा रिटर्न वाला शेयर मैं ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहा हूँ, अच्छी बात है। अब एक बोनस देने वाला शेयर बता दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, अभी कोई भी मैं आपको स्टॉक बताऊंगा लेकिन आगे वो बोनस देगा या नहीं देगा ये तो हम बता नहीं सकते, इसलिए हिस्ट्री जानना बहुत ही जरूरी है। कोई न्यूली लिस्टेड कंपनी पर हम इतना भरोसा नहीं कर सकते हैं, वो बोनस देगा या नहीं देगा हमें पता नहीं चलेगा। लेकिन अभी तक जिन्होंने बोनस दिए वो इन्फोसिस है, विप्रो है, मदरसन होमी है, इन सारे स्टॉक्स ने इतने बोनस दिए। और भी कई स्टॉक्स हैं, कोलगेट है, उन्होंने भी कई बोनस दिए। तो ये लॉन्ग टर्म में काफी बोनस और स्प्लिट्स पे भरोसा रखने वाले हैं। स्पेशली आईटी सेक्टर आपको बहुत ही ज्यादा बोनस और स्प्लिट देता रहता है, तो वहां पर आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। सर वाई वी गार्ड इज अराउंड 52 वीक लो, कैन आई इन्वेस्ट नाउ फॉर लॉन्ग टर्म। ऑफकोर्स अच्छा स्टॉक है, इस पर मैं फिर से एक बार वीडियो भी बनाने वाला हूँ, काफी अच्छा शेयर है, इसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। आई एम ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन बजाज फिनसर्व, शुड आई इन्वेस्ट इन बजाज होल्डिंग्स एज वेल एज इट्स अवेलेबल एट गुड प्राइस। तो मैंने इस पर ही वीडियो बनाया है। बजाज फिनसर्व में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है, ऑफकोर्स अच्छी कंपनी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक होल्डिंग कंपनी जो होती है वहां पर रिटर्न्स कम हो जाते हैं। बजाज फिनसर्व भी एक टाइप से थोड़ी सी होल्डिंग कंपनी है, क्योंकि बजाज फिनसर्व के अंडर आता है बजाज फाइनेंस, बजाज इंश्योरेंस के कंपनी जितनी भी है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, ये सब कुछ बजाज फिनसर्व के अंडर आता है। इसीलिए अगर आप बजाज फाइनेंस से रिटर्न्स कंपेयर करेंगे तो बजाज फिनसर्व के रिटर्न्स थोड़े से हमें कम दिखाई देंगे। और बजाज होल्डिंग्स की बात करें तो यहाँ पर तो बजाज की सारी कंपनीज आ जाएगी, तो ऑफकोर्स रिटर्न्स भी थोड़े से हमें कम दिखाई देंगे, लेकिन स्टॉक अच्छा है, यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सर आप हमेशा हेल्दी रहे, हम यही कामना करते हैं। थैंक यू सर। सर बायबैक का क्या प्रोसेस होता है। तो बायबैक जब भी कोई कंपनी अनाउंस करती है तो वो जनरली तो जो करंट मार्केट प्राइस होता है उससे ऊपर ही अनाउंस करती है, तो वहां पर आप बायबैक में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उनका एक एक्सेप्टेंस रेशियो होता है, ऐसा नहीं है कि जितने आपके पास शेयर है सबके सब एक्सेप्ट हो जाएंगे, उसका एक रेशियो होता है, 50% होगा, 30%, 60%, 70%, जो भी रेशियो है। अगर आपके पास 100 शेयर हैं किसी कंपनी के और बायबैक अनाउंस किया है, उसका एक्सेप्टेंस रेशियो अगर 70% है तो 70% आप यहाँ पर उसके शेयर्स बायबैक में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और जो 30 शेयर्स रहेंगे आपके पास रह जाएंगे। नेक्स्ट है, प्लीज योर व्यू ऑन यूपीएल एट करंट मार्केट प्राइस। तो अच्छी कंपनी है, तो यहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, लेकिन करंट मार्केट प्राइस मुझे लगता है थोड़ा सा और नीचे आ जाए तो बेहतर रहेगा, वरना बुरा प्राइस नहीं है। फिलहाल जो करंट मार्केट प्राइस है वो बुरा नहीं है, लेकिन वेट करने में कोई बुराई मुझे दिखाई नहीं दे रही है। योर व्यूज ऑन वंडरला फॉर लॉन्ग टर्म। तो मेरा मानना है ये स्टॉक मैं पर्सनली अवॉइड करना चाहूंगा, तो मैं आपको भी यही राय दूंगा कि इसे अवॉइड करना ही बेहतर है। और करंट सिचुएशन की बात करें तो फिलहाल ये जो अम्यूजमेंट पार्क है वो थोड़ा सा हमें यहाँ पर ठंडा होता हुआ नजर आएगा। ये कारोबार जो टूरिज्म, ट्रैवलिंग, घूमना फिरना, इसमें थोड़ा सा हमें टाइम लगेगा, जब तक कोरोना वायरस पूरी तरह से चला नहीं जाता, थोड़ा सा हमें यहाँ पर इस सेक्टर पे प्रेशर बनता हुआ नजर आएगा। और वैसे भी मेरा मानना है इससे बेहतर कंपनीज मार्केट में अवेलेबल है, तो वहां पर आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। एट लास्ट आपकी चॉइस है। विल देयर बी एनी फॉल इन निफ्टी लाइक 2008 और मार्च 2020। तो यहाँ पर ऑफकोर्स आगे आने वाले समय कभी ना कभी होगा, लेकिन अगर आप फिलहाल की बात करें तो मेरा मानना है ये जो 2008 का जो क्रैश था और मार्च 2020 का क्रैश था, तभी पैनिक का रीजन था। पैनिक में क्या होता है, इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन बहुत ही ज्यादा गिरावट हो जाती है, तुरंत ही हमें एकदम मार्केट
हमें क्रैश देखने को मिल जाता है। तो ऐसी सिचुएशन पैनिक का रीजन चाहिए और फिलहाल हमें पैनिक का रीजन दिखाई नहीं दे रहा है। करेक्शन हो सकता है, मैं डेफिनेटली कह रहा हूं कि करेक्शन यहां पर होने के पूरे चांसेस दिखाई देते हैं। रीजंस बहुत सारे हैं हमारे पास। डोनाल्ड ट्रंप जीतता है हारता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस पर यूएस की मार्केट्स कैसे रिप्रेजेंट करती है, कैसे रिएक्शन देती है, और वैसे ही हमारी मार्केट्स भी रिएक्शन देने वाली है। और अगर दूसरे रीजन की बात करें तो कोरोना वायरस भी एक बड़ा रीजन बना ही हुआ है। नेक्स्ट, इकोनॉमी इतनी ज्यादा रिकवर नहीं हुई है। नेक्स्ट रीजन के बारे में बात करें तो आर्मेनिया में फिलहाल वॉर भी हो रहा है, उससे भी हमें हल्के में नहीं रहना चाहिए। तो ये सारे रीजन है जिसकी वजह से करेक्शन आ सकता है, लेकिन क्रैश की संभावनाएं कम है। करेक्शन धीरे धीरे आता है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें मार्केट नीचे आता हुआ नजर आता है, और क्रैश एकदम से हमें स्टॉक मार्केट में गिरावट देखने को मिल जाती है। तो ऐसी सिचुएशन के चांसेस मुझे फिलहाल कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन करेक्शन आ सकता है। लिक्विडिटी मार्केट में बहुत ही ज्यादा भर दी गई है, लेकिन एक समय आएगा जब मार्केट से लिक्विडिटी वापस खींची जाती है। 2008 का क्रैश आप देख लेंगे तो वहां पर भी लिक्विडिटी को इन्फ्यूज किया गया, लेकिन जब ग्राउंड सिचुएशन सारी अच्छी हो गई, सब यहां पर बिजनेस एनवायरनमेंट अच्छा हो गया था, तब मार्केट में से लिक्विडिटी को खींच लिया, जिसके कारण स्टॉक मार्केट हमें नीचे आता हुआ नजर आया था। तो ऐसे ही यहां पर भी हमें 2020 में भी सेम सिचुएशन बनती हुई नजर आ सकती है। डू यू फील दैट एवरी इंडस्ट्रियल सेक्टर हैज अ साइकिल एंड अल्टीमेटली एवरी सेक्टर विल, आपने बताया नहीं विल क्या होगा। तो इफ वी कीप ब्लू चिप स्टॉक फ्रॉम एवरी सेक्टर फॉर 10 to 15 ईयर्स, तो साइकिल तो होती है, लेकिन कुछ सेक्टर्स होते हैं जो कि एवरग्रीन होते हैं, जो कि ऊपर ही जाते जाते हैं, जैसे कि आईटी सेक्टर हो गया, एफएमसीजी सेक्टर हो गया। अगर बात करें कुछ ऐसे सेक्टर के जो कि हमें साइकिल्स दिखाई देते हैं, तो वो स्पेशली शुगर स्टॉक्स हो गए, मेटल स्टॉक्स हो गए, ये सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि हमें एक ही रेंज में दिखाई देते हैं। ज़्यादा वहाँ पर हमें बहुत ही तेज़ी भी देखने को नहीं मिलती है, और ज़्यादा वहाँ पर हमें गिरावट भी देखने को नहीं मिलती है। एक साइकिल होती है, एक ही रेंज में वो स्टॉक्स हमें ट्रेड करते हुए नजर आते हैं। सर, अप्रिशिएट योर अप्रोच in individual stock picking. How should we consider indices like for banking, for FMCG etc. and Nifty 50, Nifty Next 50? Kindly provide your view. तो मेरा मानना है अगर इंडेक्स में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो सिर्फ और सिर्फ निफ्टी 50 या सेंसेक्स, दोनों ही एक बात हो गई। लेकिन यहाँ पर कभी भी एक ही सेक्टर वाले इंडेक्स में इन्वेस्ट करना मैं पर्सनली पसंद नहीं करूंगा। अगर आपको इंडेक्स में किसी सेक्टर के इंडेक्स में इन्वेस्ट करना है, उससे अच्छा है उनके मार्केट लीडर को चूज कर लीजिए और वहां पर इन्वेस्ट करने के बारे में सोच लीजिए। प्लीज सजेस्ट योर व्यूज ऑन बायोकॉन आफ्टर Q2 रिजल्ट्स। बायोकॉन अच्छी कंपनी है, यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए निवेश किया जा सकता है। इसका मैनेजमेंट काफी एफिशिएंट है। Q2 के रिजल्ट्स में प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली है, लेकिन उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जो कॉस्ट थे वो बढ़ते हुए नजर आए थे, जिसके कारण गिरावट देखने को मिली है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए काफी अच्छा स्टॉक है, यहाँ पर कंटिन्यू कीजिए। बाइंग के बारे में बात करें तो फिलहाल मैं यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना पसंद करूंगा। नेक्स्ट है, हेलो सर, शुड वी रिमेन इन्वेस्टेड इन पीवीआर एंड आइनॉक्स फॉर लॉन्ग टर्म और शुड वी एग्जिट फॉर नाउ? तो मेरा मानना है यहाँ पर हमें इंडस्ट्री में चेंज देखने को मिलने वाला है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को लोग ज़्यादा प्रेफर करते हुए नजर आ रहे हैं। कोरोना वायरस के पहले भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स काफ़ी ज़्यादा हावी हो चुके थे, लेकिन यहाँ पर अभी तो कोविड ने ट्रिगर कर दिया है। सिनेमा इंडस्ट्री काफ़ी यहाँ पर प्रेशर में दिखाई दे रहा है, तो इसलिए फिलहाल मैं यहाँ पर इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करूँगा। एग्जिट के बारे में बात करें तो प्रॉफिट में, और अगर आपको सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपको लगता है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आगे आने वाले समय में ज़्यादा पॉपुलर हो जाएंगे तो आप यहाँ पर निवेश ना करें तो ही बेहतर रहेगा। आपकी क्या थिंकिंग है इस सेक्टर पर, यह ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इज एम्बर एंटरप्राइज अ गुड स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म? अच्छा स्टॉक है, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पर बाइंग नहीं करने वाला, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। भाई जी नमस्कार, स्वराज इंजिन किस तरह का स्टॉक है? मैंने 1400 के लेवल पर 10 शेयर लिया है। थैंक्स, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सर। तो यहाँ पर स्वराज इंजिन के बारे में बात करें तो मेरा मानना है इसमें इन्वेस्टमेंट करने से बेहतर है डायरेक्टली महिंद्रा एंड महिंद्रा में इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, वो बेहतर रहेगा। नेक्स्ट है, डू यू थिंक इट इज अ गुड टाइम टू एंटर इनटू ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स? विच ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स यू लाइक? तो फिलहाल तो ऑटो सेक्टर पूरा एकदम बहुत ही ऊपर निकल चुका है, जिसके रीजंस भी है। प्राइवेट सेक्टर के कारण, प्राइवेट व्हीकल्स यूज करने के कारण सारे ऑटो सेक्टर के सेल्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अच्छी चीजें फैक्टर इन हो चुकी है, और साथ ही साथ सारे के सारे ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स भी ऊपर जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल मैं पर्सनली वेट करना पसंद करूंगा। अच्छे स्टॉक्स के बारे में बात करें तो मदरसन सुमी बेस्ट चॉइस है। उसके बाद यहाँ पर मिंडा इंडस्ट्री है, वो भी काफी अच्छे चॉइस है, जहां पर आप निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। सर 4 लाख के लिए कितने सेक्टर में एलोकेशन किया जाए? तो आप आइडियल पोर्टफोलियो की सीरीज देख लीजिए, आपको आइडिया आ जाएगा। व्हाट शुड बी डन इन एसबीआई कार्ड, होल्ड और प्रॉफिट? लॉन्ग टर्म होल्ड। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आपका व्यू है तो आप प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है आपको होल्ड करना चाहिए। फिलहाल मैं एक इंसिडेंट आपको बताना चाहूँगा। फिलहाल जैसे ही आपको पता है अमेजॉन और फ्लिपकार्ट में फिलहाल हमें सेल देखने को मिली है, जो भी उनके नाम होते हैं अलग अलग, तो वहाँ पर हमें काफ़ी बड़ी सेल देखने को मिली, और जो रिपोर्ट आए थे वो भी काफ़ी शानदार है। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर बिकवाली हमें देखने को मिली है। तो एसबीआई कार्ड जितने भी कार्ड वाले हैं यहाँ पर फिलहाल तो हमें लिस्टेड तो एक ही है, तो इनके हमें प्रॉफिट्स या जो कामकाज है, रेवेन्यू हमें बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। तो इस पर आप लॉन्ग टर्म के लिए हैं तो ऑफकोर्स आपको होल्ड करना चाहिए। एंड इन एसबीआई लाइफ इज न्यू बाय रिकमेंडेशन, तो कल ही मैंने उसको कल के वीडियो में मैंने इसे कवर भी किया था, तो यहाँ पर आप
देख सकते हैं कौन से लेवल मैंने आपको सजेस्ट किया है। नेक्स्ट है वाई इंश्योरेंस एंड एएमसी सेक्टर्स आर डाउन। तो एएमसी का तो आपको पता है फिलहाल म्यूचुअल फंड के इंडस्ट्री पर बहुत ही प्रेशर हमें दिखाई दे रहा है। नए नए रूल्स हमें यहाँ पर मल्टी कैप का रूल आया था, उसके कारण भी म्यूचुअल फंड में थोड़ा सा हलचल होता हुआ नजर आया था। उसके बाद यहाँ पर म्यूचुअल फंड में देखिए लोगों की जॉब जा रही है, तो हमें फिलहाल तो सारे के सारे एसआईपीज में हमें यहाँ पर रोक देखने को मिली थी। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिसके पास पैसे हैं जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर भी सकता है, वो भी फिलहाल अपने एसआईपीज को या इन्वेस्टमेंट को रोकने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पर रिडेम्पशन करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि हर एक आदमी को ऐसा लगता है, ज्यादातर हर एक आदमी को ऐसा लग रहा है कि यहां पर क्रैश के चांसेस हैं, यहां पर करेक्शन आ सकता है, क्योंकि इकोनॉमी की हालत इतनी सुधरती हुई लोगों को नजर नहीं आ रही है। लोग यहां पर अपनी जॉब्स में देख रहे हैं, अपने बिजनेस में देख रहे हैं कि इतना ज्यादा फिलहाल बहुत ही उछलने वाला माहौल तो दिखाई नहीं दे रहा है, उसके बावजूद मार्केट तो उछल रहा है। तो लोगों में थोड़ा सा कॉशियसनेस हमें दिखाई दे रहा है, जिसके कारण रिडेम्पशन का प्रेशर बना हुआ है और एएमसी का सेक्टर हमें नीचे आता हुआ नजर आता है। और इंश्योरेंस के बारे में बात करें तो इंश्योरेंस में देखिए जो जब भी मार्केट का क्रैश हुआ उसके लेवल से तीनों इंश्योरेंस कौन से हैं, एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ और आईसीआईसीआई लाइफ, तो तीनों ही ऑलमोस्ट 70-80% दौड़ चुके थे। ये यहाँ पर हमें जो एक्सपेक्टेशन थी कि बहुत ही अवेयरनेस बढ़ जाएगी लोगों में कोविड-19 की वजह से, तो इसके कारण बहुत ही स्टॉक्स हमें ऊपर जाते नजर आते हैं। ऑफकोर्स अवेयरनेस बढ़ी भी है, लेकिन उसके बाद हमें जो करेक्शन देखने को मिल रहा है उसका रीजन है कि यहाँ पर हमें जो लोगों की जॉब जा रही है, तो बीच में जो रिजल्ट्स आए थे वहां पर भी हमने देखा कि जो प्रीमियम कलेक्शन है वो थोड़ा सा हमें कम होता हुआ नजर आया था। और एट लास्ट भाई स्टॉक मार्केट है, अगर ऊपर जाता है कोई शेयर तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग भी आ ही जाता है। इसीलिए हमें इंश्योरेंस सेक्टर में भी थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है तो बहुत ही अच्छा सेक्टर है जहां पर आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज में क्या करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। तो मेरा मानना है शुगर स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म नहीं होता, मेटल स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ एक पोजिशनल ट्रेड होते हैं, उसी को प्ले करने की कोशिश करनी है, ज़्यादा यहाँ पर सोचना नहीं है। ऊपर जाता है बेचना ही चाहिए, बाय ऑन डिप्स करना है और सेल ऑन राइज करना है, ये सारे स्टॉक्स में ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए कभी भी इसमें निवेश नहीं करना चाहिए। क्या हमें पोर्टफोलियो स्टॉक में स्टॉप लॉस लगाना चाहिए? 15 से 20 साल के लिए स्टॉक को एक्यूमुलेट बाय ऑन डिप्स करना है तो उस स्टॉक में कहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना चाहिए? एग्जांपल बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी एमसी, रिलैक्सो, आईजीएल, एसबीआई कार्ड, इन स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो कहाँ पर स्टॉप लॉस होना चाहिए? लॉन्ग टर्म के लिए लिया है तो जब तक फंडामेंटल्स खराब नहीं होते तब तक आपको उसे होल्ड करना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए जब मार्केट में क्रैश देखने को मिला तो जिन लोगों ने स्टॉप लॉस को हिट किया होगा तो वो स्टॉक नीचे आ गए और वापस देखिए रिकवर भी हो चुके हैं और अपने हाथ से काफी स्टॉक तो ऊपर भी निकल चुके हैं। तो अगर आपका विजन 15 से 20 साल का है तो डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपने अच्छे स्टॉक्स में निवेश किया है और आपने जो स्टॉक्स बताए अच्छे स्टॉक्स हैं, यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म के लिए निवेशित रहना चाहिए। मैं जनरली स्टॉप लॉस लगाने को रेकमेंड नहीं करूंगा अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है, बाकी डिसीजन आपका हो सकता है। सर यूएस इलेक्शंस को ध्यान में रखते हुए अगर ट्रंप हारता है तो मार्केट में कितना क्रैश देखने को मिल सकता है? क्या ये रिजल्ट्स लिक्विडिटी बैक इंडियन मार्केट को और ज्यादा क्रैश करा सकती है? तो मेरा मानना है देखिए क्रैश की सिचुएशन नहीं आएगी, मैं आपको बता चुका हूं। करेक्शन ऑफ कोर्स आ सकता है, रिजल्ट्स क्या आता है, मार्केट कैसा रिएक्ट करता है, ये तो आगे आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। और लिक्विडिटी जब सकअप हो जाएगी, यहाँ से मार्केट में से लिक्विडिटी को निकाल दिया जाएगा, तब यहाँ पर हमें 15% के आसपास का करेक्शन देखने को मिल सकता है। जैसे 2018 नहीं 2008 में क्रैश हुआ, उसके बाद जब रिकवरी देखने को मिली उसके फिर से बाद हमें पूरी रिकवरी हो चुकी थी, उसके बाद हमें 10-15-20% का करेक्शन देखने को मिला था। आप चार्ट्स पर भी चेक कर सकते हैं। अगर क्रैश होगा तो ये ज्यादा भागा हुआ स्टॉक्स लाइक रिलायंस, पिडिलाइट, आईटी स्टॉक्स, मेरा मानना है देखिए पिडिलाइट तो इतना भागा हुआ नहीं है, फिर भी पिडिलाइट स्टॉक्स को आप बेस्ट स्टॉक्स में इंक्लूड कीजिएगा नेक्स्ट वीक। ऑफकोर्स जब भी गिरावट होगी तो इन सभी स्टॉक्स को मैं रेकमेंड करने वाला हूं। तो यही था हमारा वीकली क्वेश्चन आंसर सेशन। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ कोई फीडबैक दीजिए, आपका हर एक फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल है। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।